स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अमाशय में होने वाली पाचन की प्रक्रिया का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मुख्य भाग होती है, क्योंकि यहाँ पर भोज्य पदार्थों का पाचन प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थ मुख से होते हुए मुख गुहा के द्वारा फेरिंग्स और उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए अमाशय तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भोजन में लार का स्त्रावन करते हैं और भोजन के छोटे छोटे निवाले ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचते हैं। अमाशय में भोज्य पदार्थों का पाचन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहली प्रक्रिया, जिसे हम अमाशय में होने वाले पाचन को यांत्रिक पाचन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि अभी जो भोज्य पदार्थ ग्रहणी से अमाशय में पहुँचे हैं वो बड़े टुकड़ों के रूप में हैं, लेकिन क्रमानुकुंचन गतियों के कारण यह छोटे और ऐसे लुगदीनुमा कायम में बदल जाते हैं। यह क्रमशः मंथन गतियों के कारण होता है और उसके बाद यह पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा भोज्य पदार्थों को डुयोडेनम या ग्रहणी को दे देते हैं। इस प्रकार से ग्रहणी में आया हुआ भोज्य पदार्थ अब अमाशय में उपस्थित रसायनों के द्वारा, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित विभिन्न अवयवों के द्वारा रासायनिक रूप से पचना प्रारंभ होता है। अगर हम भोजन के रासायनिक पाचन की बात करें तो अमाशय को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, क्योंकि अमाशय में मुख्य रूप से तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये क्रमशः हैं कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि और फंडिक ग्रंथि। आप देखेंगे कि स्टमक का आंतरिक भाग खोखला और थैलेनुमा होता है। अमाशय में पाए जाने वाली ये ग्रंथियाँ अलग अलग सब्सटेंसेस या अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। यदि हम बात करें फंडिक ग्रंथियों की, तो ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये चार प्रकार की कोशिकाएं क्रमशः हैं: पहली श्लेष्मिक या म्यूकस सेल्स, दूसरी प्रधान जाइमेजन कोशिकाएं, तीसरी ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स और चौथी ऑर्जेंटाफिन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्रमशः म्यूसिन या जो म्यूकस सेल हैं म्यूसिन का स्त्रावण करती हैं। जाइमेजन जो सेल्स होती हैं वो पेप्सिन का स्त्रावण करती हैं और ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिकाएं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण करती हैं तथा आर्जेंटाफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन और गैस्ट्रिक नाम के हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो जठर ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित यह तरल लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर स्त्रावित होता है। यह जठर रस विशिष्ट घनत्व को लिए होता है तथा इसका pH बहुत कम अर्थात 0.9 से 1.5 होता है। लेकिन जब भोज्य पदार्थ भर जाते हैं या भोज्य पदार्थ स्टमक में आ जाते हैं तब यह इसका pH या जठर रस का pH परिवर्तित हो जाता है और 1.5 से 2.5 हो जाता है। जठर रस में म्यूसिन की उपस्थिति के कारण इसमें ऑटो डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात जठर रस में म्यूकस ग्लैंड्स होने के कारण यह जठर रस अमाशय के ऑटो डाइजेशन को रोकता है। मतलब जठर या अमाशय की मसल्स का पाचन नहीं होता। अगर हम आगे देखें तो म्यूसिन ऐसा लसा सब्सटेंस या पदार्थ होता है जो
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से अमाशय की सुरक्षा करता है। दूसरा पदार्थ जो पैराइटल सेल से स्रावित होता है, गैस्ट्रिक एसिड, जिसमें HCl होता है, यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को एक्टिव करता है और यह ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर हम HCl की बात करें तो यह मुख्य रूप से पेप्सिन को क्रियात्मक फॉर्म में बनाता है या सक्रिय बनाता है और जीवाणुओं को मारकर भोजन को सड़ने से बचाता है, तथा साथ साथ HCl कैल्शियम के जटिल अणु या कठोर अणुओं को घुलाता है। अब हम अमाशय में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाविधि देखते हैं कि वो किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों पर अपनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और उन्हें जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। यदि हम पेप्सिन की बात करें तो यह पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है, जो HCl की उपस्थिति में अपने सक्रिय रूप पेप्सिन में आ जाता है। HCl का pH अत्यधिक कम होने के कारण यह सक्रिय अवस्था में आ जाता है। पेप्सिन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन को उसके सरल अणुओं पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। अगला हम देखें, यह है रेनिन। जो रेनिन स्रावित होता है यह भी इनेक्टिव रूप में स्रावित होता है। यह इनेक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन कहा जाता है, जो HCl की उपस्थिति में एक्टिव रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पेप्सिनोजन होते हैं उन पर इनेक्टिव फेज में पाए जाने के कारण HCl क्रिया करता है और इसे सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। जो अब हम रेनिन की क्रियाविधि देखते हैं। रेनिन मिल्क में या दूध में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन के साथ क्रिया करके इसे पैरा कैसीन में परिवर्तित कर देता है। अब पैरा कैसीन अमाशय में पाए जाने वाले कैल्शियम आयंस के साथ क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहा जाता है। अब बचा हुआ कैल्शियम पैरा कैसिनेट पेप्सिन के साथ जो HCl के कारण एक्टिव होता है के साथ क्रिया करके बचे हुए पार्टिकल्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में परिवर्तित कर देता है। अगली एंजाइमेटिक क्रिया की बात करें तो जो अमाशय से स्रावित होने वाली गैस्ट्रिक लाइपेज होती है, यह वसा पर बहुत धीरे कार्य करती है और यह इमल्सिफाइड फैट या इमल्सीकृत वसा पर कार्य करती है। इस प्रकार से विभिन्न रसायनों के द्वारा हुए रासायनिक पाचन और अमाशय की यांत्रिक गति के कारण या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हुए यांत्रिक पाचन के परिणाम स्वरूप जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह अम्लीय लुगदी में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे काइम कहा जाता है। अब यह काइम धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है और अब पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ के ग्रहणी में पाचन के रूप में संपूर्ण होती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ जैसे लिवर, पित्ताशय और अग्नाशय अपना स्राव देती हैं और बचे हुए भोज्य पदार्थ का पाचन पूर्ण होता है। यह